हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ योगेश एंड आज का ये वीडियो है, ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये बड़ा ही ऐसी चीज़ होगी कि अगर आपकी जो कनाडा की जर्नी अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप कनाडा आने वाले हैं किसी भी तरह से, तो आपको ये डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। और ये चीज़ें ऐसी हैं, देखो ये सीरियस टॉपिक है एक थोड़ा, तो मैं इस चीज़ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो अगर आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आपके साथ वो हो सकती हैं। आपको उनसे बच के रहना है, ठीक है। फिर मैं आपको उसके सही तरीके भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में पहले मैं बता देता हूं कि किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं, फिर मैं एग्जैक्टली उनका नाम भी बताऊंगा, किन किन फर्म्स से मैंने डील करी है। उस तरह की हज़ारों और भी फर्म्स हो सकती हैं। और इंडिया में ये स्कैम है, बोल दो ये फ्रॉड बोल सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इन पंजाब। तो मैं बता रहा हूँ कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की जो काफ़ी सारी कंपनीज खोल के रखते हैं उनमें क्या फ्रॉड चलता है और मेरे साथ कैसे वो फ्रॉड हुआ, तो वो स्टोरी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर अगर आप कनाडा आ भी गए हैं किसी भी तरह से, या फिर आप इंडिया में रह रहे हैं या और भी किसी कंट्री में रह रहे हैं और आपने इस चीज़ में ट्राई किया है, तो आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कॉमेंट करके बताओ। और मैं आज इसमें बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी चीज़ों को छुपाए हुए आपको एग्जैक्टली अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ था, कैसे किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी ने मेरे साथ मेरे करीब करीब 1.5 लाख रुपए खा लिए थे और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया था, कितना काम किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलो शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं कि इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। वैसे तो आप मेरे बारे में, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हो, अगर आपका ये पहला वीडियो है तो मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा शहर है भरतपुर, वहाँ से मेरा एक ओरिजिन है। तो क्या हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग की जयपुर से, क्योंकि वो हमारे पास क्लोजेस्ट वहाँ से सिटी थी, तो जयपुर से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग के बाद मेरी जॉब है वो लग गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी मुंबई में। तो मुंबई में मैंने 6 से 7 साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम किया, टीसीएस में काम किया। लेकिन 1-2 साल वहाँ पे काम करने के बाद ही मुझे थोड़ा लगने लग गया था कि ये आईटी की फील्ड नहीं एक्चुअली, कि ये कंपनी का जो काम है, क्योंकि वहाँ पे क्या बेसिक सा काम होता है। अगर आप आईटी में हो, अगर आप इंजीनियर हो, तो आपको पता होगा कि बेसिक कई कोडिंग के भी काम होते हैं। कोडिंग में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और बाकी जो होते हैं सपोर्ट के काम होते हैं, उनमें क्या है कि बेसिक से काम होते हैं और उसके चक्कर में आपका पूरा दिन ही जाता है और उसमें सैलरी इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो 1-2 साल मैंने काम करने के बाद समझ में आ गया था यार कि ये चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी थी, तो मैंने आईआईटी के जो बच्चे थे उनके लिए कोचिंग स्टार्ट की मुंबई में। तो मैं कंपनी में भी जॉब कर रहा था और सैटरडे संडे और या फिर दिन में जो भी टाइम बच जाता था उसमें मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगा। तो वहाँ से मेरी अच्छी खासी इनकम होने लगी। फिर इवेंचुअली 2016 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर क्या हो गया, फिर मुझे लगा यार कि मैं डेली जो बच्चों के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जाता हूँ, तो उस चक्कर में मेरा फैमिली टाइम है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब के बाद फिर पूरे टाइम मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैथ्स फिजिक्स। तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा अल्टरनेटिव, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मैं घर बैठे ऑनलाइन वगैरह कुछ ऐसा काम करूं। तो उससे क्या होगा कि पूरा मैं फैमिली को भी टाइम प्रॉपर दे पाऊंगा, मैं ऑफिस भी मैनेज कर पाऊंगा। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट का काम शुरू किया। मैं होटल्स, काफ़ी सारे होटल्स हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट ऑनलाइन, उनका जो भी मैनेज करना होता था वो मैंने कई सारी होटल से बात की, तो करीब 15-20 होटल्स थी जिनका पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस थी, वो मैं मैनेज कर रहा था। तो वो बिजनेस मेरा काफ़ी अच्छा चला, तो उससे मैं काफ़ी अच्छी इनकम कर रहा था। मैं मतलब आप एवरेज में अगर बताऊं तो 1 लाख से ऊपर ही मेरा था, केवल बिजनेस से प्लस जॉब से जो भी हो रहा था, इस तरह का कुछ था मेरा बैकग्राउंड। तो अगर आपको लग रहा होगा स्टेज पे आके कि अगर इतना अच्छा सेटल्ड थे, इतना अच्छा सब कुछ था, तो फिर ये ज़रूरत कैसे महसूस हुई कि कनाडा जाना चाहिए। तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि अचानक से नोटबंदी हुई। नोटबंदी से क्या हुआ कि ज़्यादातर होटल्स वगैरह में ऐसा होता है कि मुंबई के आसपास के एरिया हैं, तो जिनके पास 2 नंबर का समझ लो, या जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, कैश इकोनॉमी थी इंडिया की,
तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुछ, है ना, खर्चे ज़्यादा करना। अगर उनका बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो भी उनका ब्लैक मनी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी डाउन हो गई थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे नोटबंदी हुई थी। होटल्स में समझ लो कि कोई जा ही नहीं रहा था, तो वहाँ से मेरी जो इनकम थी वो धीरे 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 करके काफ़ी कम हो गई थी। उसके बाद फिर जीएसटी आ गया, तो जीएसटी से भी जो सारी छोटी होटल्स थी ना, उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पहले वो आराम से जीएसटी नहीं भरना पड़ रहा था उनको। तो उनकी फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का भी रूम है तो वो अभी उनको 200-300 ज़्यादा में बेचना पड़ रहा था, तो मार्जिन्स थे वो काफ़ी कम हो गए थे। तो मेरे लिए भी जो बच रहा था वो काफ़ी कम बच रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लग गया कि धीरे धीरे जो मेरा बिजनेस वाला पार्ट है ये श्रिंक होता जा रहा है एकदम। मेरे जो थाउजेंड्स में, जो 100,000 में जो 1 आध लाख का जो प्रॉफिट हो रहा था, वो धीरे धीरे घट घट के 60, 50, 40 कम होता जा रहा था। तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। तब तक हमारा ये बेटा है रेयान, ये भी हो गया था। तो मुझे इसकी एजुकेशन के लिए, इसके फ्यूचर के लिए थोड़ी सी चिंता होने लग गई कि कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि आईटी में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, वो बस मैंने फिक्स इनकम के लिए मैं जाता था, जो भी थोड़ा बहुत काम होता था करके आ जाता था। मेन मैं बिजनेस पे फोकस कर रहा था। बिजनेस भी थोड़ा श्रिंक होने लगा, तो मुझे लगा यार फ्यूचर में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो, क्योंकि वो पंजाबी है तो उसके दिमाग में ऑलरेडी था कि कनाडा वगैरह, उसके मम्मी पापा भी उसको बोल रहे थे कि कनाडा जाने का तुम ट्राई करो। तो उस स्टेज पे आके हम दोनों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि चलो कुछ ऐसा देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पे क्या था कि मुझे पता था कि यार देखो, खुद से अगर करेंगे तो पूरी एक एक चीज़ तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, हर नियम तुम्हें समझना पड़ेगा, पॉइंट सिस्टम में क्या क्या है, एक एक पॉइंट के बारे में तुम्हें समझना पड़ेगा, किस चीज़ से बढ़ सकता है पॉइंट, क्या क्या आइल्स देनी है, क्या करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए। मैं उस टाइम पे पूरे टाइम फुल टाइम जॉब कर रहा था, उसके बाद जो भी टाइम आता था मैं बिजनेस में देता था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के सारे रूल्स को पढूं। और मेरी वाइफ भी, वो भी फुल टाइम जॉब कर रही थी, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो उसका भी जॉब चालू था। तो हमने क्या डिसाइड किया कि यार बेस्ट अप्रोच ये है कि कोई भी अच्छा कंसल्टेंट वगैरह होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ज़्यादा ले लेगा। अगर हमारे प्रोसेस में सपोज 1 लाख रुपए लग रहा है टोटल सब कुछ करके, तो हो सकता है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए ले ले। और उस टाइम पे मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैं सोचा कि इतना पैसे खर्च करके मेरा एक बार में बिना टेंशन के और फटाफट काम हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं अगर पढ़ के सीख के करूँगा तो हो सकता है किसी भी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे, वही काम क्योंकि वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो फटाफट हो जाए, है ना। तो आप समझ सकते हो कि मेरा जाने का पर्पज़ क्या था। तो ऐसा हुआ कि मैंने खुद से रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि पंजाब में हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ साइड से, क्योंकि उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं वो पंजाबी हैं। तो उनसे हमने कॉल करके ऐसे कंसल्ट किया कि आपके यहाँ ऐसा कौन है जो ट्रस्ट वाला है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि WWICS है ना, ये जालंधर में है, WWICS। और पहले मैं वार्निंग दे दूं, इस पे अगर आप किसी भी तरह से जाने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत जाना। तो WWICS का उन्होंने सजेस्ट किया कि, और उनको भी देखो इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि वो थोड़े इतने रिव्यूज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें चेक आजकल होने लग गई हैं, तो वो थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप हैं। तो उन्होंने जो भी उनकी 1-2 किसी का करवा दिया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि हमने यहाँ से करवाया, तो उन्होंने हमको उसका सजेशन दिया। तो फिर हम छुट्टियाँ वगैरह लेके उसके पास गए, फ़ोन नंबर दिया उसका, वरुण नाम था उसका। तो उसका वरुण से मैंने कॉल किया, तो मैं ऑफिस में ही था, ऑफिस में से थोड़ा मैंने आधा घंटे का ब्रेक लेके कॉल किया उसको, और मैंने उसको पूरी कंडीशन A to Z फिक्स बताई उसको। एग्जैक्टली जो था ना वो मैंने बताया कि मैं ये है, ऐसे जॉब कर रहा हूँ, इतना हमारा ये है, जो भी कंडीशन थी मैंने एज इट इज़ बता दी। तो मैंने पूछी कितने चांसेस हैं इस चीज़ के, तो मुझे फ्रेंकली बता। तो उसने बोला कि नहीं, आपके तो पूरे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं, 90% प्लस तो अभी हैं। तो अगर आप जैसे मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह दोगे, सारी चीज़ें दोगे, तो मुझे लग रहा है आपका केस तो एकदम ईजी टू हैंडल है। हमने तो इससे भी बड़े बड़े केसेस हैंडल किए हैं। तो एक तो मेरे पास वो पॉजिटिव फीडबैक था उसका ऑलरेडी रिलेटिव्स की तरफ से, और एक फिर वो इतना ज़्यादा बोल रहा था, इतना ज़्यादा ट्रस्ट से बोल रहा था, तो मुझे लगा शायद इनका रोज का काम है। तो जैसे हम भी कोई काम करते हैं और हमको कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, इस बेस पे काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम डेली करते हैं तो समझ सकते हैं ना, अच्छा ये चीज़ है, हाँ इसका हो जाएगा, या फिर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसने बोला, तो मैंने उसको फिर भी उसको कंडीशन बताई कि भाई देख, उसको मैंने थोड़ा सा इमोशनली भी ऐसा
डोज दिया कि भाई देख इतने ही हमारे पास पैसे हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, कि उसको ऐसा नहीं लगे है ना, कि उसको थोड़ा सा इमोशन उसके जागे, उसको भी थोड़ा ऐसा लगे हाँ यार ये जेन्युइन पर्सन है, इसके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो भी मैंने उस पर कोशिश करी। तो फाइनली उसने बोला कि हाँ तुम्हारा केस है वो काफ़ी क्लियर है और आराम से इस चीज़ का हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आपका था एकदम सिंपल केस है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, ब्रेक डाउन पूछा, भाई कितने रुपए लगेंगे और उस रुपए में तुम क्या क्या करोगे ये बताओ। तो यहाँ से जो मेन पार्ट है ना, जो कैसे ठगते हैं वो पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 मिनट में अपने बेटे का जो आईपैड का वो कम कर देता हूँ वॉल्यूम, उसकी काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। हाँ, तो क्या हुआ, तो यहाँ से देखो मेन स्टोरी शुरू होती है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई बताओ तुम कितने चार्ज करोगे और उस पैसे में तुम क्या क्या काम करने वाले हो। तो उन्होंने वो जस्टिफाई कैसे करते हैं, उन्होंने बोला भाई टोटल करीब 3 लाख के आसपास लगेंगे तुम्हारे, और उसमें क्या होगा कि हमारे वहाँ पे लॉयर होते हैं, तो पहले तो हम रिज्यूमे बनाएंगे कैनेडियन स्टाइल का, क्योंकि यहाँ के स्टाइल के वहाँ पे चलते नहीं हैं, तो वो रिज्यूमे जाएगा कैनेडियन लॉयर के पास, तो वो सारी चीज़ें अप्रूव करेगा, फिर वो वापस हमारे पास आएगा, फिर हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो सारे फिलअप करेंगे, फिलअप करके हम वहाँ की गवर्नमेंट के पास देंगे, वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम इस पे ये एक्शन करेंगे, ये एक्शन करने के बाद फिर हम ऐसा भी करेंगे, वहाँ पे हमारी पर्सनल साइट्स हैं उन पे हम आपके जॉब के लिए भी फाइट करेंगे, जॉब दिलवाने की भी कोशिश करेंगे इंडिया में रहते ही। तो उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया उस चीज़ को, मुझे लगा यार ये तो 3 लाख में तो ये जॉब भी दिलवाने की कोशिश कर रहा है पूरी। मैंने बोला कितने चांसेस होते हैं जॉब मिल जाए इंडिया से, बोल रहे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपका तो प्रोफेशन है आईटी, वो भी डिमांड में है, तो आपके तो ऑलमोस्ट 100% ही चांस हैं। फिजियोथेरेपी मेरी वाइफ का जो प्रोफेशन है सॉरी तो वो भी काफ़ी डिमांड में है। तो उसने मतलब ऐसा झांसा दिया, ऐसा प्रोजेक्ट किया चीज़ों को कि भाई तुम्हारा केस तो एकदम स्मूथ है और आराम से तुम दोनों की जॉब भी लग जाएगी और आराम से 3 लाख रुपए दो, सब काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है अगर ऐसा है तो भाई तुम स्टार्ट करो काम। उसने बोला कि स्टार्ट है तो पहले आपको 3 लाख में से 1.5 लाख एडवांस देना पड़ेगा। तो मेरे पास था तो सही उस टाइम पे, लेकिन मैंने उसको बोला भाई पहले तू कर तो सही, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा पहले काम कर, बेसिक काम कर, जैसे जैसे स्टेप में जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम पैसा देते चलेंगे। फिर भी उसने बोला कि नहीं देखो हमको पहले लॉयर को देना पड़ता है कनाडा में, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग के लिए पहले आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। मैंने बोला 50,000 में दे देता हूँ अभी, बाकी बाद में करूँगा। तो वो इस चीज़ पे एग्री हो गया। मैंने 50,000 दिया, उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उसने लिस्ट बना के दी सारी की, ये तुम्हारे डिग्री जो भी है, तुम्हारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये वो जो भी थे सारे डॉक्यूमेंट्स, आइल्स वगैरह कुछ दिया है तो उसका स्कोर कार्ड, तो जो भी थे हम दोनों ने एक बार आइल्स तब तक दिया था और हमारे स्कोर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ओवरऑल मेरा था 7 था, वो शायद 7 था ओवरऑल, मेरी वाइफ का 7.5 था, लेकिन जो 8777 था उसका हमको कुछ आइडिया ही नहीं था। हमको लगा था बस केवल आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है, जो भी स्कोर हो अगर तुम्हारा ठीक ठाक सा भी आ रहा है तो वो अच्छा है, मतलब उससे आपका काम चल जाएगा। हमको इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पता थी। तो क्या हुआ, हमने उसको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। अब मैं भेजने के बाद मुझे ये एक्सपेक्ट था कि डॉक्यूमेंट भेजें तो अगले दिन तक वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल अपलोड कर देगा, और मुझे कुछ पता ही प्रोसेस का ही नहीं पता था, तो मैं तो बस उनके भरोसे था। मैंने उससे पूछा कि टोटल प्रोसेस होने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसने बोला कि कंप्लीट प्रोसेस होने में तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 2 से ढाई महीने लगेंगे। 2 से ढाई महीने में मैं तुम्हारा पूरा PR लगवा के आ जाएगी तुम्हारे पास घर पे फाइल, और तुम आराम से 4 महीने 5 महीने में तो तुम सीधा कनाडा पहुंच जाओगे। तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार वैसे हमने सुना है कि बहुत बहुत साल भर का टाइम लग जाता है, ये तो इतना फास्ट करवा रहा है मेरा काम। तो क्या हुआ, अब मैंने फिर उसको बोलना बंद कर दिया। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट देने थे दे दिए, उसको मैंने बोल दिया कि भाई कुछ भी तुझे चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए तू मुझे बता देना, नहीं तो तू अपना प्रोसेस है वो चालू रख। अब क्या हुआ, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला,
अब 2 महीने बाद उसने 2-2.5 महीने का बोला था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस अब वो कुछ टाइम में कॉल, तब भी मैं कॉल करता था ना बीच बीच में उसको रिमाइंड करने के लिए या व्हाट्सएप करता था, तो वो बोलता था हाँ तुम्हारी फाइल है वो स्मूथ चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कुछ होगा तो मैं बताऊँगा। और अचानक से 2-2.5 महीने के बाद जब मैंने उसको कॉल किया ना, क्या स्टेटस है बता तो सही भाई मुझे, कुछ तू बोल रहा था 2.5 महीने में होके आ जाएगा, अभी तक कितना काम हुआ है ये मुझे बता। तो उसने बताया कि तुम्हारे तो अभी डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं हुए। मतलब जो मैंने उसको फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट दिए थे ना, वो उसने अब तक अपलोड भी नहीं किए थे। मतलब वो लेके जेन्युइनली उसने जीरो काम किया था, एकदम से वो बैठा हुआ था, कुछ भी काम नहीं हुआ था मेरी फाइल पे। इनफैक्ट उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लेके अपलोड करने पड़ते हैं वो भी नहीं किए थे तब तक। तो उसका मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 2.5 महीने के बाद एक कॉल आया उनकी टीम से और वो बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें हमको पता करनी है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है, ये कितना है, अपना पासपोर्ट भेजो, ये भेजो। तब मैंने उसको बताया ये सारे डॉक्यूमेंट तो मैंने ऑलरेडी कब के 2.5 महीने पहले भेजे हुए हैं, तुमने अब तक वो डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ नहीं किया है। फिर मैंने वरुण को कॉल किया तो उसने बोला कि नहीं नहीं वो तो तुम्हारा काम हो चुका है। मतलब कुछ ना कुछ वो बहाने बनाने लग गया कि उससे रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट तो आ गए हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमने नहीं भेजे थे। जैसे उसने बोला कुछ अपने कॉलेज की तुमने ट्रांसक्रिप्ट है वो नहीं भेजी, ये नहीं भेजी। तो उसने 2-3 चीज़ें ऐसी बताई कि ये चीज़ें तुमने भेजी नहीं है। मैंने बोला तुमने बताया ही नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो वो मतलब मुझ पे ही पूरा ब्लेम डालने लग गया 2.5 महीने के बाद। वो बोलता है कि ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है, तुम्हें पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट तो लगती हैं उसमें, वो नहीं है तो उसके बिना कैसे हो जाएगा, वो तो मैंने फर्स्ट डे ही फ़ोन पे बात की थी तब बताया था कि ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो मतलब उसने 2.5 महीने तक कुछ नहीं करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल दी। और फिर हाँ, ये बीच में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि क्या हुआ था, मैंने 50,000 देने के बाद 50,000 दे दिए थे, तो उसको लगा कि अब तो ये फंस गया, 50,000 आ गया इसके पास, वरुण के पास, जो भी WWICS कंपनी के पास। फिर क्या हुआ, 15-20 दिन तक है ना इन्होंने कुछ नहीं किया। जब मैंने कॉल किया ना, पहले बोल रहे ठीक है हम कर रहे हैं बेसिक काम। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो बेसिक काम की स्टार्टिंग है मैंने पता किया अपने बॉस से, तो वो स्टार्टिंग तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास एटलीस्ट 50% नहीं होगा, एटलीस्ट तुम 1.5 लाख रुपए नहीं दोगे। तो मेरे 50,000 देने के बाद मतलब एकदम जीरो हो गया, लेकिन मैंने क्योंकि 50,000 दे दिए थे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अब ये चालाकी चीज़ क्या करते हैं, क्योंकि इनको पता है भाई देखो इन पे लोग केस करेंगे, लीगल एक्शंस होंगे, तो ये क्या करते हैं कि आपसे 2-3 फॉर्म भेजते हैं साइन करवाने के लिए, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं ना, उनको आप पढ़ते भी नहीं हो, तो उन फॉर्म्स में ही बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा होता है कि जो भी आप पैसे दे रहे हो वो चाहे तुम्हारा काम हो चाहे नहीं हो, वो नॉन रिफंडेबल है, आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, सारी फीस है वो हमारी है ना। जो 3 लाख चार्ज कर रहे हैं वो हम चार्ज कर रहे हैं, तुम्हारा और कुछ जो पैसा लगना है, डॉक्यूमेंट कुछ आपको एवेल्युएशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, सब अलग से देना पड़ेगा, और ये 3 लाख नॉन रिफंडेबल है, ये लिखा होता है, जिसको कोई पढ़ता भी नहीं है। तो मैंने भी नहीं पढ़ा था, साइन करके मैंने भेज दिया। अब क्या हुआ, उसने बोला कि 1 लाख और लगेंगे। अब मुझे लगा 50,000 गए भाई, तब तो प्रोसेस चलेगा ही नहीं, तो मैंने ट्रस्ट करके 1 लाख और दे दिए, तो मैंने 1.5 लाख रुपए इसको टोटल दे दिए थे। अब क्या होता है, 1.5 लाख देने के बाद 2.5 महीने के बाद उनको वो मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। फिर भी मैंने चलो कैसे भी करके ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज से मंगाई, मेरी भी मेरी वाइफ की भी, उनको भी आने में टाइम लग गया 15-20 दिन, तो ऑलमोस्ट 1 महीना और निकल गया, 3-3.5 महीने हो गए। फिर वो मैंने वो दे दी। फिर बोला ठीक है आप चिंता मत करो, काम चल रहा है, मैंने आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना दी है, और उसमें मैं, और ये क्या करते हैं, प्रोफाइल बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उसके क्रेडेंशियल आपको नहीं देते, क्योंकि आप क्रेडेंशियल दोगे तो आप चेक करते रहोगे प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस चल रही है, फिर आप उनको कॉल करके परेशान करोगे, तो ये कुछ भी नहीं देते, ये अपने आप ही बना देते हैं, अपने पास ही उनके यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं, खुद ही चेक करते रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा भी हो PR बाई चांस लग भी जाए, तो ऐसा नहीं हो कि PR लग जाए और तुम इनको बचे हुए पैसे नहीं दो या फिर इनकी मनमानी नहीं सुनो, है ना। उसके लिए ये क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो 3.5 महीने हो गए। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, जैसे तैसे करके इसने जो मांगा हमने दे दिया, अब शायद ये कुछ हो जाएगा कुछ महीने बाद। अब आगे के 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, तब तक मेरा दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन 2-2.5 महीने का बोल रहा है और 6 महीने बाद मैं देख रहा हूं, तो उसने क्या किया है, बस एक फॉर्म जो भरना होता है ना शुरू में एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वो बस फॉर्म भरा है उसने, और उस चीज के 1.5 लाख मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और मेरा कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा है। तो 6 महीने के बाद मैं कॉल करता था बार बार, तो उसने कॉल उठाना ही बंद कर दिया।
तो कॉल उठाना बंद कर दिया। फिर मैंने उसको टेक्स्ट करना चालू किया, मैं उसको और थोड़ा अग्रेसिव होने लगा कि भाई मैंने 1.5 लाख रुपए दिया, अब तक तुमने कुछ किया ही नहीं है। फिर क्या हुआ, जब ज़्यादा ही बात ऊपर चढ़ने लग गई, बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो मैं सीधा उसके ऑफिस में चला गया जलंधर। तो जलंधर उसके ऑफिस में गया, तो वहाँ पे जाके मैंने उसको कन्फ्रंट किया, उसके साथ बैठा, मैं 1-2 लोगों को और लेके गया था। मैंने बोला भाई तूने मेरे 1.5 लाख रुपए दिए हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे तू पैसे मेरे वापस कर, रिफंड कर, मुझे तुझे करना ही नहीं है। अब जब इतना हो गया था ना, तो हमको लग रहा था टाइम क्यों लग रहा है, तो वो पीरियड ऐसा हो जाता है कि तुम खुद ही एफर्ट लगाने लग जाते हो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मेरी वाइफ ने उसके ऑफिस के बाद, क्लिनिक के बाद जो भी टाइम बचता था, तो उसने स्टडी करना शुरू किया धीरे धीरे कि क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से पीएनपी क्या होता है, एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है। तब तक हमें कुछ भी नहीं पता था, हम बस उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, वो जितना बोल रहा था पैसे उसको दे रहे थे। लेकिन जब काम नहीं हो रहे थे, वो हर चीज़ पे फेक कर रहा था, हर चीज़ पे वो हमें ही रिस्पॉन्सिबल बता रहा था, हर चीज़ में बस पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी वाइफ मुझे समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो फिर मेरी वाइफ ने पूरा स्टडी करना चालू किया। तो मेरी वाइफ को पता चला कि यार अब क्या था, उन्होंने बोला कि यार ऐसा है, अभी तुम एक बार और आइल्स का एग्ज़ाम दे दो। तो मेरी वाइफ का एग्ज़ाम था अगले ही दिन, है ना, जलंधर में ही सेंटर लिया हुआ था उसने, क्योंकि हम उसके रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ गए हुए थे, तो वो भी जलंधर में ही हैं। तो क्या हुआ, अगले दिन एग्जाम था, और तब वहाँ जाए जो वरुण से मिलने गए थे, तब वो बताता है कि ऐसा करो, अगर आपके 8777 आ जाते हैं ना आइल्स में, तो फिर मैं पक्का ही करवा दूंगा, फिर तो आपके स्कोर हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने बोला कि तुझे 6 महीने हो गए, 6 महीने में तू आज जब हम तेरे सर पे चढ़ रहे हैं, तब तू बता रहा है कि 8777 आएंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले तू क्या क्या मतलब हमें बता रहा था। तो फिर वहाँ से उसका ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। लेकिन क्या हुआ, फिर 8777 के लिए फिर मेरी वाइफ ने, अगले दिन एग्ज़ाम था तो उसमें तो कुछ खास हो नहीं सकता था, तो उसने एग्ज़ाम दिया। उसके फिर बाद में 8777 आ भी गए थे, बाद में आए थे, लेकिन इससे एक और अटेम्प्ट दिया था बाद में, उसमें आए थे। लेकिन फिर वहाँ से उस पर ट्रस्ट कम हो गया। तो फिर मेरी वाइफ ने खुद से ही पढ़ना चालू किया, पता करना शुरू किया कि किस किस चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, कैसे। और तब हमको पता चला कि हमारा तो कोई स्कोप था ही नहीं, एग्जिस्टिंग जो हमारे पॉइंट्स थे ना, जिस पे उसने प्रॉमिस किया था, उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर उसका कॉल आता है कुछ टाइम के बाद, जब मैंने बोला कि भाई हमारे तो अभी भी 8777 तो आए नहीं इस एग्ज़ाम में, क्या करना है। तो उसने बोला कि अगर ऐसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पीएनपी करवा देता हूँ, पीएनपी करने का आपको 1 लाख और देना पड़ेगा ऊपर। तब फिर मैंने, क्योंकि तब तक हमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ गई थी, क्योंकि मेरी वाइफ स्टडी कर रही थी, तो मैंने पूछा कि पीएनपी का 1 लाख किस चीज़ का चार्ज कर रहे हो तुम। बोल रहे हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तुम्हारा अलग अलग प्रोविंस में। तब मुझे समझ में आया 1 लाख वो किस चीज़ का ले रहे थे, कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर पीएनपी, जैसे बीसी का अगर करना है तो बीसी पीएनपी का, या अगर सस्केचुआन का करना है या टोरंटो का करना है, तो उनकी जो भी प्रोविंस है उनकी साइट पे जाके एक फॉर्म भर रहे थे, और उस फॉर्म को भरने का वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा महान काम कर रहे हैं, और वो उस चीज़ को है ना ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पहले हम वहाँ के लॉयर हैं उनको पैसे देंगे, इतने 1000 रुपये देंगे, वो वहाँ से हमको फिर कंसल्ट करेंगे, वो हमको बताएंगे कि कहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपके जो भी जॉब है उसके अकॉर्डिंग। तो वो उस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि आपको लगेगा कि यार वाह, ये तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और ऐसे करके वो आपको फंसाते हैं। लेकिन इस स्टेज तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि पीएनपी में एक तो चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, और दूसरी चीज़ वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसमें मुश्किल होती है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर इस स्टेज तक आते आते हमें समझ में आ गया। अब मेरा एक ही एम था कि भाई मुझे अपना उससे रिफंड लेना है पैसा। तो मैंने उससे रिफंड का बोलने लगा कि भाई मुझे पैसा रिफंड कर, कुछ भी नहीं पता। कुछ टाइम तक तो वो इग्नोर करने लगा, फिर मैंने कुछ टाइम तक तो वो मुझे इग्नोर करने लगा। फिर मैंने उसके सीनियर्स को कॉल करना चालू किया और मैनेजमेंट को कॉल करना चालू किया। तो वहाँ से सबका एक ही रेस्पॉन्स आने लगा कि नहीं, हमारी तो पॉलिसीज़ हैं, आपको पढ़ना चाहिए था, पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी रिफंड नहीं होगा। तब मुझे, मेरा दिमाग एकदम से घूम गया, क्योंकि 1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, उतना मैं ऑलरेडी दे चुका था। वो और ऐंठने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम प्रोसेस कंप्लीट करवाओ नहीं करवाओ, मैं तो पूरा पैसा दो, 1.5 लाख और दो हमको। तो तब मेरा दिमाग घूमा। तब मैंने इसकी ऑनलाइन रेटिंग वगैरह चेक की, तो मुझे पता चला कितने हज़ारों लोग हैं पंजाब के जो इनके चंगुल में फंस चुके हैं बेचारों ने। कईयों ने जगह बेच दी, कईयों ने खेत बेच दिए, 10-10 साल से उनको अटकाया हुआ है, पैसे खाए जा रहे हैं, लेकिन किसी का पीआर।
तो ऐसे ही देखो, मैंने ये WWICS कंपनी का मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें घटी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह की कितनी कंपनियां होंगी जो इस तरह का प्रोफेशन इंडिया में चला रही हैं, जिनके पास देखी जाए तो कोई लाइसेंस नहीं होता है यहाँ कनाडा की तरफ से। कनाडा में अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ही आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया वालों के पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो इस चीज़ को चला रहे हैं और अनाप शनाप पैसे चार्ज करते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख तक चार्ज करते हैं, और उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई भी उनका, अगर एटलीस्ट पैसे भी ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ चलो आप 5 लाख रुपए चार्ज करो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए करना क्या है। वो केवल फॉर्म भर रहे हैं आपका, उनको यहाँ के कल्चर का कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पे कौन सी अपडेट आ रही है उनको कोई भी पता नहीं है। अगर आप बैठ के पूछ लेंगे ना कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन बस उनको पता है कि कनाडा का अगर लॉलीपॉप देंगे, कनाडा के इमिग्रेशन का लॉलीपॉप देंगे, उनको बताएंगे PR लग जाएगी, तो फिर लोग सोचना बंद कर देते हैं और इमोशन में बह के जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा दे देते हैं। तो उन्होंने इस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं, इस चीज पे वो लोगों के पैसे को लूट रहे हैं। तो देखो, ये शुरुआत थी, ये बहुत ज्यादा कड़वी सच्चाई है और आज भी ऐसा कई लोग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज थी जहां से इसको एक नेगेटिव देखूं तो मेरा ये था कि भाई 1.5 लाख रुपए वो खा गया और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम और दिमाग उसने ख़राब किया था। लेकिन पॉजिटिव चीज़ देखूं तो इसमें पॉजिटिव चीज़ ये थी कि उसकी जो जो उसने, क्या बोलूँगा, उसका जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था वो, तो उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, मैं और मेरी वाइफ का खुद से काम करने का इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हम खुद से सर्च करने लग गए। तो सारे प्रोसेस, सारी चीज़ें हमने खुद से स्टडी करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हम दोनों ने एग्ज़ाम दिया, दोनों ने अच्छे IELTS में स्कोर लाए, जो भी और पॉसिबल चीज़ें थी वो करी। तो सारा करके फिर हमने पूरा प्रोसेस है वो खुद से ही किया। तो खुद से करने के बाद फिर IELTS हमारा फिर बाद में जो भी था पूरा प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया, सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज थी हो गई और हमारा PR होके हम यहाँ अभी कनाडा में हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी एजेंट से ठगे जाने की, है ना। तो इस तरह के कई सारे एजेंट्स आपको भी टकराएंगे, आपसे भी मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ उनको इग्नोर करिए जब तक उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। या फिर मैं आपको बोलूँगा कि जो कनाडा का जिनके पास लाइसेंस है ना इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, केवल आप उनसे आप प्रोसेस करिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो आपको ठगेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर रहता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो आप उनकी कंप्लेन करेंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट उनका लाइसेंस जब्त कर सकती है, और लाइसेंस जब्त कर दिया फिर वो ये काम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो कोई भी कैनेडियन लाइसेंस होगा ना जिसके पास इमिग्रेशन वाला, वो इस तरह का काम नहीं करेगा। या फिर आप अगर खुद से कर सकते हैं, देखो खुद से करने के लिए 1-2 प्रोग्राम हैं वो तो ईजी हैं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री है, वो पढ़ा के आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट नए ऑफर आते रहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा कंसल्टेंट चाहिए होगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि खुद से ये सारे प्रोसेस करें, नहीं तो किसी ट्रस्ट वाले एजेंट के पास जाएं। आप कोई भी रैंडम इंडिया में से किसी के भी पैसे, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम आज यहाँ पे हैं कनाडा में, और ये कनाडा में आने का मैंने आपको ये तो बता दिया कि रीज़न क्या था, किसने ठगा था और जिसकी वजह से हमने खुद से करने की कोशिश की। लेकिन हमने कितना फास्ट किया और कैसे किया वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।